हाय एवरीवन, मैं हूं शिवानी और मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए क्लास 9 गणित मंजरी के चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। The present age of Salil's mother is 3 times Salil's present age। तो इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम में क्या करेंगे हम, जब भी हमें इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम दी होगी तो हम ये देखेंगे कि किसकी एज पे दूसरे की एज जो है डिपेंड कर रही है। तो वही आप ये समझ लीजिए कि जिस पे डिपेंड करेगा तो वही क्या हो जाएगा, हमारा मेन कैंडिडेट हो जाएगा और उसी की वैल्यू आपको लेट करनी होती है। तो क्या प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज, यानी कि सलील की एज पे वो डिपेंड हो रहा है। तो इसका मीन्स मेन कैंडिडेट कौन हो गया, सलील्स हो गया, सलील्स प्रेजेंट एज हो गई, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी को हम एक्स लेट करेंगे। तो लेट सलील्स प्रेजेंट एज बी एक्स। लेट सलील्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। ओके, अब मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज, यहां पे प्रेजेंट लिख लेंगे, मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी आपकी, प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स एज, यानी कि 3 टाइम्स इसका, तो कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अब आगे है आपका आफ्टर 5 years देयर एजेस विल बी एड अप टू 70 years। उन दोनों की एजेस को ऐड करके हमारा 70 years आता है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो सबसे पहले आफ्टर 5 years हम निकाल लेंगे दोनों की एज कितनी होगी। तो यहां पे हम लिख देंगे अपना आफ्टर 5 years क्या हो जाएगी, सलील की एज कितनी हो जाएगी, सलील्स एज, यहां पे हम लिख देंगे सलील्स एज और यहां पे हम लिख देंगे मदर्स एज। 5 ईयर के बाद कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज सलील की एक्स है। 5 साल बाद वो कितने साल का होगा, जितने भी साल का है वो उसमें क्या होगा 5 प्लस हो जाएगा, उतने ही साल का वो 5 ईयर्स बाद होगा। ऐसे ही तो क्या हो जाएगा x प्लस 5। मदर्स की एज 3x है, 5 साल बाद मदर कितनी एज की होगी, मदर होगी 3x प्लस 5 एज की। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर। 5 साल बाद दोनों की एजेस को ऐड करके, यहां पे आप लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों की एज को प्लस करेंगे और ऐड करके कितना आना चाहिए 70। क्वेश्चन में हमें ये क्या रखा है, यहां से हमारी x की वैल्यू हमें मिलेगी 3x प्लस x हो जाएगा 4x प्लस 5 हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 70। 4x हो जाएगा 70, इधर जाएगा माइनस का 10, तो ये हो जाएगा आपका 60 और x हो जाएगा 60/4। कैंसिल करके आंसर आ जाएगा 15। तो आंसर नहीं आया अभी, ये आपकी क्या आई है, x की वैल्यू आई है। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, यहां पे लिख लेती हूँ, x की वैल्यू आ गई आपकी 15। अब x की इस 15 वैल्यू को कहां पुट करना है, हमें क्या निकालना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज में तो यानी कि प्रेजेंट एज x सलील्स की एज कितनी हो गई 15, ईयर्स, एंड मदर की एज कितनी हो जाएगी 3x, 15 3 जा 45 ईयर्स। क्लियर है। She has 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins। ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है, देखो रूबी के पास 3 times as many 2 rupees coins है as she has 5 rupees कॉइन, यानी कि रूबी के पास जो मनी है वो 5 रुपी कॉइन पे डिपेंड कर रही है। 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन एज शी हैव 5 रुपीज कॉइन। जो 2 रुपीज के कॉइन्स है वो 5 रुपीज के कॉइन्स के 3 टाइम्स है, तो 5 रुपीज पे डिपेंड कर रही है, यानी कि मेन कैंडिडेट क्या हो गए आपके 5 रुपीज। तो यहाँ पे हम किसे लेट करेंगे, 5 रुपीज को एक्स लेट कर लेंगे। तो लेट 5 रुपीज कॉइन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स इज इक्वल टू एक्स। let number of
5 rupee coin is equal to x. अब Ruby has 3 times as many 2 rupees coins as she have 5 rupees coins. तो number of 2 rupees coins क्या हो जाएगा आपका 3x, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बोला गया था 3 times, तो क्या हो गया 3x. If she has a total 88 rupees, टोटल उसके पास कितना है 88 रुपीज है. टोटल कैसे करेंगे हम 5 रुपी कॉइन्स के तो कितने हैं x कॉइन्स हैं आपके पास, 5 रुपीज के x कॉइन है, प्लस करेंगे 2 रुपीज के 3x कॉइन्स हैं, तो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी. टोटल अमाउंट हमें गिवन है 88. यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे 5x. ये समझ में आई आपको इक्वेशन, सिंपल है. आपके पास टोटल मनी कैसे निकालेंगे, आपके पास 5 रुपीज कॉइन्स के जितने भी कॉइन्स होंगे उनको आप मल्टीप्लाई करके तो पता चलेगा कितने रुपीज हैं. ऐसे ही 2 रुपीज के जितने भी कॉइन्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करके कितने रुपीज हैं, और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल मनी आ जाएगी 88. तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2 3 जा 6x इज इक्वल टू 88, प्लस करेंगे 11x इज इक्वल टू 88. इधर जाएगा डिवाइड में, डिवाइड करके आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 8. अब जैसे कि हमें निकालना था हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप. इस टाइप के कितने कॉइन्स हैं आपके, तो यही लिखेंगे हम क्या 5 रुपी कॉइन्स. 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं, 5 रुपीज कॉइन्स को हमने x लेट किया था, वो कितने हो जाएंगे 8. और 2 रुपीज कॉइन्स को हमने क्या लेट किया था 2 रुपी कॉइन्स हमारे हैं 3x. तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हम फाइंड भी कर सकते हैं. 3x की वैल्यू आ जाएगी 3 into 8 24. तो यहाँ ये आ जाएंगे 24. If the length of a rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimensions of the rectangle? तो अब किस चीज को लेट करेंगे, आप खुद वीडियो को पॉज करें और चेक करके बताएं कि किस चीज को लेट करेंगे हम इसमें. If the length of a rectangle is 3 more than twice its width, width पे डिपेंड कर रही है लेंथ, यानी कि मेन कैंडिडेट इस बार क्या हुआ width हुआ, तो width को हम क्या लेट करेंगे x. Let width of the rectangle be x. इस बार हमने width को लेट कर लिया x सेंटीमीटर. अब लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, बताओ लेंथ क्या हो जाएगी. इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज, लेंथ क्या होगी 3 मोर देन, 3 मोर के लिए हम प्लस करेंगे 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ को ट्वाइस करेंगे 2x. विड्थ x है उसको ट्वाइस करेंगे मींस 2 से मल्टीप्लाई 2x हो गया, और 3 मोर देन का इसमें 3 प्लस कर दिया, ये हो गई आपकी विड्थ. आगे हमें दे रखा है एंड इट्स पेरीमीटर इज 24. जो रेक्टेंगल का वो पेरीमीटर बोल रहे हैं कितना है, वो है हमारा 24. अब आपने पढ़ा होगा रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, आई होप आपको याद होगा, नहीं भी याद होगा तो मैं बता देती हूँ. पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस b. ये होता है आपका रेक्टेंगल, लेंथ, ब्रेथ. पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपका 2l प्लस b. ठीक है, यहाँ ब्रेथ को इस क्वेश्चन में ब्रेथ की जगह क्या बोला गया, विड्थ बोला गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पेरीमीटर आपका होता है 2l प्लस b. पेरीमीटर आपको दे रखा है 24. 2l लेंथ हो गया आपका 3 प्लस 2x. b ब्रेथ, विड्थ हो गया आपका x. सॉल्व कर लेंगे 24. ये देखो पूरे के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है 2, इधर आ जाएगा डिवाइड में 3 ऐसे ही रहेगा, 2x प्लस x हो जाएगा 3x. यहाँ कैंसिल करके आ जाएगा 12, 12 2 24, मतलब ऐसे कट जाएगा 2 1 2 2 2 4. 3 प्लस 3x, 3 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 3x. तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3. 3 3 का 9, x की वैल्यू 3 आ गई. अब हमें क्या निकालना था, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल. डायमेंशंस क्या है हमारी, विड्थ हो गई ये और लेंथ हो गई ये.
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं विड्थ कितनी आ गई हमारी, विड्थ हमने x लेट की थी, विड्थ आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है तो आंसर भी सेंटीमीटर में लिखेंगे। और लेंथ आ जाएगी आपकी, डायमेंशंस में लेंथ और ब्रेथ निकालनी होती है, लेंथ हो जाएगी आपकी 3 + 2x, 2x आया है आपका 3 + 6 यानी कि आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता एक बुक को रीड करती है जिसके पेज कितने हैं, 500 है। शी रीड 20 पेजेस एवरी डे। 20 पेज वो डेली पढ़ती है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 डेज के बाद उसकी बुक के कितने पेज पढ़ने से रह जाएंगे। एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। इसको एक लीनियर पैटर्न के साथ एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे बुक के, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे हमारे, 500। शी रीड 20 पेजेस एवरी डे, यानी कि एक दिन में वो कितने पेज पढ़ती है, 20 पेज पढ़ती है। तो नंबर ऑफ पेजेस शी रीड इन 1 डे, एक दिन में वो कितने पेज पढ़ती है, 20 पेज पढ़ती है। अब उसके बाद हमें बताना है हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 डेज के बाद कितने पेज बचेंगे। हम कैसे निकालेंगे, जब हमें पता चलेगा कि 15 डे में वो कितने पेज पढ़ती है। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पेजेस शी रीड इन 15 डेज। 15 डेज में कितने पढ़ेगी, जब 1 डे में वो 20 पढ़ रही है तो 15 डे में कितने पढ़ेगी, 15 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 300। 300 पेज वो 15 डेज में पढ़ेगी। अब हमें बताना है कितने पेज बचेंगे 15 डे के बाद। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 डेज के बाद कितने पेज बचेंगे, 500 टोटल पेज थे, 300 15 डेज में पढ़ लिए तो कितने बचेंगे, 200 पेज बचेंगे 15 डे के बाद। एक्सप्रेस एज ए लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न से इसको आपको एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे लीनियर पैटर्न से एक्सप्रेस, लीनियर पैटर्न नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। हम लिख लेंगे लेट डी इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज को हमने अगर डी से रिप्रेजेंट कर लिया तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है लीनियर पैटर्न किसके लिए, नंबर ऑफ पेजेस, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज निकाला ना हमने, इसी के लिए हमें पैटर्न बताना है। तो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर डी डेज, हमने डी लेट किया ना तो डी डेज, तो देन नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट। अगर डी रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ डेज को तो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट क्या हो जाएंगे आपके, पी लिख लेती हूं मैं, पेजेस लेफ्ट है क्या हो जाएंगे। देखो आपने क्या किया था, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ पेजेस टोटल कितने थे, 500 थे, 500 तो थे, उसमें से कितने बचेंगे आपके डी डेज के बाद कितने बचेंगे। एक दिन में कितने पढ़ रहे हैं, 20 पढ़े जा रहे हैं। डी डेज में कितने पढ़े जाएंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय डी पढ़े जाएंगे और उसी को हम टोटल में से माइनस कर देंगे। तो ये हो गया आपका लीनियर पैटर्न। और ये हो गया आपके 1 डे में, ये हो गया आपका 15 डे में। और हमें बताना था, हमें बताना था हाउ मेनी पेजेस विल लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। ठीक है, और ये हो गया आपका लीनियर पैटर्न। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 750। ये जो ये विलेज है इसमें जितने भी लोग हैं इनको काउंट करके कितना आता है, 750 आता है। पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोग हैं विलेज में, 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाय सिटी। नियर बाय सिटी से 50 पीपल एवरी ईयर मूव करते हैं टू द विलेज। ठीक है, तो 50 ईयर और 50 पीपल जो है इसमें और आ जाएंगे विलेज में। ठीक है, एवरी ईयर। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको लिख लेंगे हम, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। इनिशियल पॉपुलेशन हमारी है 750। इनिशियल पॉपुलेशन हो गई विलेज की 750। उसके बाद है 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाय सिटी टू द विलेज। 50 पीपल इसमें एवरी ईयर मूव कर रहे हैं। ठीक है,
एवरी ईयर यहाँ आपका स्टार्टिंग में दे रखा है एवरी ईयर, तो हम लिख लेंगे पॉपुलेशन इंक्रीज इन 1 ईयर। 1 ईयर में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है? 50। 1 ईयर में 50, एवरी ईयर 50 पीपल आ जाते हैं। फर्स्ट ईयर में 50 पीपल आएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर फिर 50 पीपल आएंगे, ऐसे ही करके 1 ईयर में पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज होगी? 50। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। 6 ईयर्स के बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि पॉपुलेशन 6 ईयर में इंक्रीज कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे? पॉपुलेशन इंक्रीज इन 6 ईयर्स। 1 ईयर में 50 इंक्रीज हो रही है, 6 ईयर्स में 50 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि अभी इनिशियल पॉपुलेशन 750 है और 6 ईयर बाद पॉपुलेशन कितनी होगी? 750 प्लस 300 जितनी इंक्रीज हो जाएगी। यही निकालना है हमें पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर। पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? इनिशियल पॉपुलेशन 750, 6 ईयर में इंक्रीज होगी 300 और दोनों को प्लस करके आ जाएगा हमारा 1050। ओके, नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट इज मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी। एक टेबल बनानी है टी की वैल्यूज के लिए वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स। टी लिया है हमने ईयर्स में, 0 से लेके 10 तक, इसके लिए हमें टेबल बनानी है। एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर। तो क्या साइड में लेना है टेबल में, क्या दिखाना है हमें? पॉपुलेशन पी कैसे कैसे इंक्रीज हो रही है। तो जब टी 0 था, 0 ईयर्स, इट मीन्स इनिशियल पॉपुलेशन हमारी कितनी थी? जब टी 0 था तो इनिशियल पॉपुलेशन हमारी थी 750। नेक्स्ट ईयर अब क्या होगा? 1 ईयर के बाद, इन ईयर्स में है, जब 1 ईयर हो जाएगा तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 1 ईयर के बाद पॉपुलेशन इंक्रीज शो कराना है आपको यहाँ कि कितनी पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है। शो द पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर, हाउ द पॉपुलेशन कैसे कैसे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये नहीं पूछा कितनी इंक्रीज हो रही है, ये तो पता ही है कि 50 इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पूछा है हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीज, कैसे इंक्रीज हो रही है। तो 50 इंक्रीज हो जाएगी तो क्या आ जाएगा आपका? 800। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर हमारी 800 में प्लस 50 फिर इंक्रीज हो जाएगी तो क्या आ जाएगा हमारा? 850। नेक्स्ट ईयर 3 ईयर के बाद फिर हमारा 850 में 50 फिर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा? 900। अच्छा, इसको एक तरीके से और हम कर सकते हैं, मैं बता देती हूँ आपको। या तो हम इसमें सीधे 50 प्लस किया, नेक्स्ट ईयर फिर हम 750 में 50 इंटू 2 प्लस कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर 750 में 50 इंटू 3 प्लस कर सकते हैं। ऐसे ही सो ऑन करके भी कर सकते हैं और सीधा इसमें भी 50-50 कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के चारों क्वेश्चंस में इस तरह से भी कर सकते हैं और उस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले 50 प्लस किया प्लस फिर 50 प्लस 50 इंटू 2 प्लस किया इसी में, फिर इसी में 50 इंटू 3 प्लस किया, ऐसे करके भी हमारा सेम ही आंसर आएगा। हम 900 में 50 प्लस करेंगे, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 950, फिर हमारा आ जाएगा 1000, फिर हमारा आ जाएगा 1050, फिर हमारा आ जाएगा 1100, देन 1150, देन 1200 एंड देन 1250। क्लियर है? नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Third part is find an expression that relates P and T and explain why it represents linear growth. P और T में आपको रिलेशन बताना है। पॉपुलेशन P हमारा था कितना? इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी? 750 थी। और क्या हो रही थी? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। कितनी इंक्रीज हो रही थी? 50 इंक्रीज हो रही थी एवरी ईयर। अब इन P और T में रिलेशन बताना है। T क्या था? टाइम था। एवरी ईयर, तो T से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब T 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इनिशियल पॉपुलेशन आ जाएगी 750। T 1 होगा तो 1 ईयर में कितनी इंक्रीज हुई पॉपुलेशन? 50, इसको मल्टीप्लाई करके 50 आ जाएगा। T 2 होगा तो 100 पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी तरह ये हमारा क्या आ गया? इसमें रिलेशन आ गया। एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो पहले मैं बता देती हूँ लीनियर ग्रोथ क्यों ये रिप्रेजेंट करेगा,
क्योंकि क्या हो रहा है, ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, फिक्स्ड, एक फिक्स्ड है 50, वही पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज इन कांस्टेंट अमाउंट, और टाइम इंटरवल भी कितना है, इक्वल है, हर एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है, यानी कि हर 1 ईयर के बाद वो 50 इंक्रीज हो रही है, तो टाइम इंटरवल भी क्या है आपका, फिक्स है। तो इसी चीज को लिखेंगे हम, दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीजेस कांस्टेंट अमाउंट, कांस्टेंट अमाउंट में पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो रही है, 50-50 इंक्रीज हो रही है इन एन इक्वल टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल भी क्या है आपका, इक्वल है, एवरी ईयर इंक्रीज हुआ है। कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट व्हिच इज गिवन बाय डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 8 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में ये रिलेशन आपको गिवन है, इसको नोट कर लेते हैं हम। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको हम डिग्री सेल्सियस पढ़ेंगे, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। फाइंड ए एंड बी, ए और बी की आपको वैल्यू निकालनी है। गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, आइस मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, मीन्स उसकी जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 हो जाएगी। एंड वाटर बॉइल्स, और दूसरी कंडीशन आपको दे रखी है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि डिग्री सेल्सियस की वैल्यू अब की बार 100 हो जाएगी और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू अब की बार 212 हो जाएगी। तो दो केस के आपको, दो कंडीशन आपको दे रखी है। केस फर्स्ट में हम करेंगे क्या, आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है, 32 है, और उसकी a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32a प्लस b। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस सेकंड, दूसरा केस क्या दे रखा है हमें, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हो गई 100 एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह क्या आ जाएगा, 212 a प्लस बी। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब सिंपली आपको इन्हें सॉल्व करके a एंड b की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, ये 100 है तो इसमें ये इक्वेशन बड़ी दिख रही है तो इसमें से हम फर्स्ट वाली को माइनस कर देंगे। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू 212 a प्लस बी, इसमें से माइनस हो जाएगी इक्वेशन 0 इज इक्वल टू 32a प्लस बी। जब भी इक्वेशन को माइनस करते हैं तो सारे साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सब प्लस के हैं सब माइनस हो गए। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 100 में से 0 क्या क्या बचेगा, 100 बचेगा, 212 में से 32 माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया 0, और यहाँ 1 बचेगा तो कैरी लेंगे, बोरो लेंगे, 11 में से 3 जाएगा, आपका बचेगा 8, और यहाँ बचेगा 1 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, 180 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो a की वैल्यू आ जाती है यहाँ 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, तो a की वैल्यू आ जाती है हमारी 5/9। b की वैल्यू निकालने के लिए हम इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। तो मैं इसके बाद यहाँ पे कर रही हूँ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम a की वैल्यू रखेंगे 5/9, 0 इज इक्वल टू 32 5/9 प्लस b, 0 इज इक्वल टू 32 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका 160/9 सॉरी प्लस b। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 160/9। देखो इधर प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का, और फिर मैंने दोनों को रिवर्स कर दिया, तो ये हो गई a एंड b की वैल्यू।
तो a की वैल्यू आ गई है 5/9 एंड b की वैल्यू आ गई -160/9. Draw the graph of the following sets of lines. In each case, reflect on the role of a and b. आपको ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू 4x दे रखा है, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 4x. इसका ग्राफ बनाना है, उसके बाद a एंड b का रोल शो करना है. तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे. ग्राफ बनाने के लिए पहली इक्वेशन हमारी हो गई y इज इक्वल टू 4x. यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे ग्राफ बनाने के लिए. तो सबसे पहले मैं यहाँ छोटा सा टेबल बना लेती हूँ. उसके लिए इसी इक्वेशन में हम x की जगह x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे. x और y की वैल्यू दो नंबर हो जाएंगे हमारे पास, तो वो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएगा. उसी पॉइंट्स को हम ग्राफ में प्लॉट करके शो करेंगे. तो x की वैल्यू जब इस इक्वेशन में हम रखेंगे 0, आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं जनरली आपको 0 और 1 रख के दिखा रही हूँ. यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, इसके साथ 4 × 0 यानी कि y भी आ जाएगा 0. जब x की वैल्यू हम रखेंगे 1 तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 × 1, 4 1 जा 4. क्लियर है. अब इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन लेंगे, y इज इक्वल टू 2x. इसके लिए भी हम पॉइंट्स निकाल लेंगे. जब हम x की जगह रखेंगे 0 तो 2 × 0 y भी आएगा 0. जब x की जगह रखेंगे 1 तो y इज इक्वल टू 2 × 1, y आ जाएगा 2. क्लियर है. सेकंड है हमारी, थर्ड है हमारी y इज इक्वल टू x. इसी तरह से हम इसके भी पॉइंट्स निकाल लेंगे, x एंड y. x की जगह 0 रखेंगे तो y 0, x 1 रखेंगे तो y 1. ठीक है. चाहे तो कुछ और वैल्यूज भी आप रख सकते हैं. इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसमें ग्राफ प्लॉट करना होगा. ठीक है. इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी आपकी x एक्सेस एंड वर्टिकल लाइन हो जाएगी आपकी y एक्सेस. अब हम अपने पॉइंट्स प्लॉट करेंगे. पहले हमारा था 0,0. पॉइंट क्या होगा हमारा 0,0. 0 1 नहीं लेना आपको, आपको लेना है 0 0, एक x का एक y का. ठीक है. जो x का लेंगे वही y का लेंगे. तो जब x 0 था तो y भी 0. तो ये हो जाएगा पॉइंट x में, मतलब x में आपको आगे नहीं बढ़ना है, 0 पे ही रुक जाना है. और y में आपको आगे नहीं बढ़ना है, 0 में ही रुक जाना है. तो ये आपका पॉइंट हो जाता है 0,0. अब दूसरा पॉइंट है आपका 1,4 x का और उसी के साथ वाला y का. तो 1,4 यानी कि x में आपको 1 पे जाना है, ये चले गए आप 1 पे, और y में आपको 4 पे जाना है. तो y में आपको 4 तक जाना है, लेकिन आप इसी के 1 के ऊपर ऊपर 4 तक जाएंगे और ये आपका पॉइंट हो जाएगा. क्लियर है. इस पॉइंट को मिला, इसे दोनों पॉइंट को मिला के हमें लाइन मिल जाएगी. तो मैं यहाँ पे ये पेंसिल का यूज कर रही हूँ क्योंकि इसमें छोटा स्केल से ड्रॉ नहीं हो रहा है और बड़ा मेरे पास है नहीं. तो ये हो गई आपकी y इज इक्वल टू 4x. ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू 4x. इसी तरह हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे. दूसरे लाइन के पॉइंट है 0,0. x पे भी नहीं जाना है, y पे भी नहीं जाना है, यानी कि यही पॉइंट हो जाएगा 0,0. और दूसरा पॉइंट है 1,2. x पे 1 जाएंगे और 1 के ही ऊपर y पे 2 जाएंगे, यानी कि ये पॉइंट हो गया आपका दूसरा. इस लाइन को और आगे बढ़ा देती हूँ मैं. ओ सॉरी, यही लाइन मैंने आगे बढ़ा दी. ठीक है. अब दूसरा पॉइंट ये और ये पॉइंट हो गए. ठीक है. इसको भी हम मिला लेंगे, हाथ से ही मिला देती हूँ. कुछ इस तरह से हो गया. ठीक है. y इज इक्वल टू 2x. अब तीसरी लाइन के लिए पॉइंट हमारा 0,0 वो यहीं पे आ जाएगा और 1,1 वो हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा. इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ये हम लाइन को बड़ी कर लेंगे. ये हो गई हमारी y इज इक्वल टू x. क्लियर है. ग्राफ समझ में आया. अब ग्राफ के बाद हमें क्या करना है, हमें बताना है रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी. ए और बी का रोल बताना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं. y आपका 4x है. पहली इक्वेशन है आपकी y इज इक्वल टू 4x, दूसरी है y इज इक्वल टू 2x और तीसरी है y इज इक्वल टू x. और स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आपकी y इज इक्वल टू ax प्लस b. यहां से आप कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी होगी, y इज इक्वल टू 4x में a की वैल्यू कितनी होगी, x का कोऑर्डिनेट 4, x का कोऑर्डिनेट क्या है, a है. तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो गई 4 और b की वैल्यू कितनी होगी, ax के साथ प्लस में क्या है, यहाँ पे प्लस में कुछ भी नहीं है तो मींस 0. b की वैल्यू हो गई 0. इसी तरह से इसमें a की वैल्यू कितनी हो गई 2 और b की वैल्यू हो गई 0. और इसमें a की वैल्यू कितनी हो गई, x का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 1 है, 1 और b की वैल्यू हो गई
0। अब हमें यहाँ पे रोल ऑफ ए एंड रोल ऑफ बी दोनों को बताना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ रोल ऑफ ए का क्या रोल है। देखो ए क्या होता है, पहले मैं ये बता देती हूँ आपको ए और बी होते क्या हैं। ए हमारा होता है स्लोप और बी हमारा होता है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। स्लोप आपका होता है किसी भी लाइन का झुकाव। मीन्स जैसे ये लाइन है, ये क्या है, ये इसका झुकाव कुछ इस तरह से है। ये लाइन थोड़ा और इधर को हो गई, झुकाव हो गया। ये इसका थोड़ा और झुकाव हो गया, ठीक है ना। उस झुकाव को ही, ढलान को ही हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। और वाई इंटरसेप्ट वो होता है कि जो आपकी लाइन है वो वाई एक्सिस को किस जगह पे काट रही है, वो उसका वाई इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पे रोल ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, ए की वैल्यू आप ध्यान से देखेंगे तो चेंज हो रही है, ठीक है। ए की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर ए की वैल्यू सेम रहेगी, ढलान एक जैसा रहेगा, आपका जो है झुकाव एक जैसा रहेगा, तो लाइंस क्या होंगी आपकी, पैरेलल होंगी। देखो इसका भी ऐसे झुकाव होगा, इसका भी ऐसी होगा, इसका भी ऐसी होगा, तो लाइंस क्या होंगी आपकी, पैरेलल होंगी। बट लाइंस यहाँ पर पैरेलल नहीं होंगी क्योंकि इनका जो है ए डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहां हम लिख देंगे ए इज different in all equations, so lines are not parallel, पैरेलल नहीं है। और क्या है, जैसे जैसे हम देखेंगे लाइन ए की वैल्यू बढ़ रही है, ए की वैल्यू 1 किसमें थी, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू, इसमें ए की वैल्यू 1 थी। तो जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ रही है, इसमें ज्यादा हो गई, इसमें और ज्यादा हो गई, तो वैसे वैसे क्या होगी आपकी जो स्लोप है वो क्लोज आता जा रहा है वाई एक्सिस के। जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे जो हमारी लाइन है, जो ग्राफ है, वो वाई एक्सिस के क्लोज आता जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेंगे इसी चीज को, एज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए, लाइन बिकम क्लोजर टू वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया आपका रोल ऑफ ए। अब इसी तरह हम लिख लेंगे रोल ऑफ बी। बी का क्या रोल है यहाँ पे, बी का क्या रोल है, बी की वैल्यू सब में 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे बी इज इक्वल टू 0 इन ऑल इक्वेशंस। मैंने क्या बताया था आपको, बी की वैल्यू, बी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट, यानी कि लाइन जहां पे वाई एक्सिस को कट करेगी। अब लाइन वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, जब वाई इंटरसेप्ट 0 है तो लाइन वाई एक्सिस को 0 में ही कट करेगी। इट मीन सारी लाइनें क्या होंगी आपकी, 0 से, ओरिजिन से पास होंगी, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हम ऑल लाइन्स आर passes through origin. Question number 1 is write a polynomial of degree 3 in the variable x. एक polynomial लिखना है हमें जिसकी डिग्री 3 होगी। डिग्री मीन्स क्या होता है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होगी। इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज -7। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, -7 होगा। तो सबसे पहले डिग्री 3 यानी कि मैक्सिमम पावर क्या होगी वेरिएबल की, 3 होगी। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम, वेरिएबल हमें यहाँ बोला गया है कि x लेना है, मैक्सिमम पावर उसकी 3 होगी, तो ये ले लेंगे हम। उसके बाद हमें बोला गया है एक्स स्क्वायर की टर्म। अब जब भी कोई पॉलिनोमियल हम लिखते हैं तो जो वेरिएबल की पावर होगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, यानी कि पहले एक्स क्यूब आया तो उसके बाद क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा मीन्स एक्स की पावर 1, और फिर हमारी जो भी कांस्टेंट टर्म होगी वो आएगी नंबर वाली, ठीक है। अब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि और कैसे कैसे आप लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको बोला गया है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज -7, तो यहाँ पे हमें -7 लेना है इसका कोफिशिएंट। अब उसके बाद यहाँ हम प्लस माइनस जो मर्जी लगा सकते हैं,
ठीक है। और इसके आगे हम कोई भी कोफिशिएंट लगा सकते हैं, चाहे तो ना भी लगाएं तो 1 माना जाएगा। और इसके बाद हम कोई भी नंबर टर्म अपनी लगा सकते हैं 1 2 3 4, और ना भी लगाएं तो भी चलेगा। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम पावर हमारी वेरिएबल की 3 होनी चाहिए, मिनिमम कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप एक्स क्यूब के आगे 2 3 4 कुछ और भी लगा सकते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 7x²। बस इसको आप इतना भी छोड़ सकते हैं, या फिर हम 2x³ माइनस 7x² तो आपका फिक्स है क्योंकि इसका कोफिशिएंट आपको दे रखा है। इसके अलावा सपोज आपने 2 लिख दिया, या फिर आपने क्या लिखा 2x³ माइनस 7x² प्लस 1 लिख दिया। ऐसे ही आप इसके कोई भी एग्जाम्पल इसका आप लिख सकते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट वी गेट -7/12, फाइंड द नंबर। हमें नंबर फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी नंबर हमें फाइंड करना होता है उसको हम x लेट कर लेते हैं। तो लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 5/2, यानी कि हमें x को मल्टीप्लाई करना है, नंबर जो नंबर हमारा था उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 5/2 से। 5/2 से मल्टीप्लाई करके ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 5/2x। अब एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और ये जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करके जो आया है ये प्रोडक्ट है, इसमें ऐड करना है 2/3, ऐड 2/3, ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट वी गेट -7/12, और हमें क्या आंसर मिलता है -7/12। मेन सबसे मेन चीज होती है इसमें ये इक्वेशन बनाना, इसके बाद सॉल्व करना। इसको बहुत ही ईजी है, फाइंड द नंबर। इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, देखो एक्स एक्स वाली टर्म्स एक तरफ रखनी है और जिनमें एक्स नहीं है वो दूसरी तरफ लेके जाना है। माइनस का 7/12 इधर प्लस में है, 2/3 इधर जाएगा तो माइनस का 2/3। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 12 आ जाएगा दोनों का एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने की मैंने एक अलग वीडियो डाल रखी है, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। 12 बनाएंगे, 3 4 जा 12, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 12, और यहाँ हो जाएगा -7 -2 4 जा 8। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 एंड 7 आपका हो जाएगा 15/12। साइन माइनस का आ जाएगा, साइन बड़े का आता है। अब यहां से x फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ एक बार, 5/2x इज इक्वल टू माइनस का 15/12। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में ऊपर, और 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में नीचे। 2 6 जा 12, 5 3 जा 15, और 3 2 जा 6। कट गया सिंपली, आंसर आ गया माइनस का 1/2। माइनस है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, और नीचे 2, तो आंसर इज माइनस का 1/2। तो नंबर हमारा कौन सा आ गया, माइनस का 1/2। The values of the following polynomials at the indicated value of the variable। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पॉलिनोमियल दे रखा है और जो वैल्यू दे रखी है उस पे उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस पॉलिनोमियल की हमें इफ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालनी है। तो इस पॉलिनोमियल में हम x के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे। यहाँ 5x है, 5x² है, तो यानी कि 5 के साथ मल्टीप्लाई में x², x की जगह हमने क्या रखा 1 रखा। -3x 3 के साथ मल्टीप्लाई में है 1 प्लस 7। क्लियर है, यहाँ पे 5 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस 7 5 1 जा 5 हो गया, -3 प्लस 7 5 -3 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, प्लस 7 7 एंड 2 9 9 इज आंसर। इसी तरह से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है, कोई भी पॉलिनोमियल और x की वैल्यू कुछ और भी दी जा सकती है, आप उसमें वैल्यू इजीली इसी प्रोसीजर को फॉलो करके फाइंड कर सकते हैं। अब ये पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, इसमें t इज इक्वल टू a वैल्यू दे रखी है, तो t की जगह पे a पुट करेंगे, t के प्लेस पे ये हो जाएगा a² प्लस 6। अब इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि a की पावर यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अगर हमें कुछ प्लस या माइनस करना होता है तो a³ के साथ a³ वाला ही प्लस होता है, a² के साथ a² वाला ही प्लस माइनस होता है, और कांस्टेंट टर्म के साथ कांस्टेंट टर्म वाला ही प्लस माइनस हो सकता है। तो इसका आंसर
यही हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह के मैथ्स के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।